तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बता दिया था और उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया था। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे और कितनी स्टोर होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो हेडिंग डाल लो आप, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर होती है। क्लियर है के बाद? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो इस तरीके से, क्लियर है के बाद? तो ये प्लस है, माइनस है, तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ जाता है इनर साइड पे, और इधर माइनस क्यू चार्ज बैटरी से ट्रांसफर होता है इधर से, और ये माइनस क्यू आ जाता है। तो यहां पर जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर है क्या बात? यदि बैटरी का ईएमएफ ई है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, तो इस पे जो चार्ज आता है वो कैपिटल क्यू कितना आता है, सी इंटू वी। चार्ज अपियर ऑन कैपेसिटर कितना आता है भाई, इज इक्वल टू सी इंटू वी आता है। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो हम इसमें एनर्जी कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ऐसे, इधर साइड लिख देता हूं। मान लेते हैं इनिशियली चार्ज तो इस पे जीरो था, इनिशियली चार्ज कितना होगा, इस पे जीरो होगा, और एट टाइम टी फाइनली जब चार्ज होगा इसमें, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। लेकिन चार्ज जो होता है वो समय लेता है, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट चार्ज। तो मान लेते हैं एट टाइम टी द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। मान लेते हैं इसमें कितना चार्ज आ गया है, क्यू चार्ज आ गया है, और कंप्लीट कितना आएगा, क्यू। एंड इन dt टाइम इस बैटरी में से dq चार्ज और निकलता है, बैटरी में से इन dt टाइम चार्ज dq appears on the plate of capacitor। क्लियर है क्या बात? कैपेसिटर की प्लेट पे dq चार्ज आता है, तो जैसे इसके अंदर चार्ज आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में du इंक्रीमेंट हो जाएगा। व्हाट इज du? इंक्रीमेंट इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और du को जो हम लिखेंगे, du को इज इक्वल टू क्यू, और मान लेते हैं ये कैपेसिटेंस तो इसकी सी है, और जब इस पे चार्ज आया क्यू, कैपेसिटेंस सी है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, वी हो गया मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इसका पोटेंशियल du इज इक्वल टू, जैसे w इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है ना, ऐसे करके। तो चार्ज तो आया dq और पोटेंशियल कितना है इसका, v मान लेते हैं ऐसे। बोर्ड पे देखो, और जो v पोटेंशियल होगा वो q बराबर c इंटू वी इसमें रिलेशन होता है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा इट विल बी इक्वल टू q बाई सी। क्लियर है क्या बात? तो du एलिमेंटल इंक्रीमेंट इन द एनर्जी इज dq, और v को हम क्या लिख लेंगे बेटा, q बाय c लिख लेंगे। क्लियर है? अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे, एंड इट विल बी इक्वल टू q अपॉन सी तो ये रहा, एंड dq, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है क्या बात? इंटीग्रेट कहां से करेंगे, इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज t बराबर 0 पर चार्ज 0 था, और फाइनली चार्ज जो होता है वो q इज इक्वल टू कंप्लीट चार्ज q हो जाता है।
तो 0 से लेके कैपिटल Q तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो कैपेसिटेंस तो सेम है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन के अंदर Q dQ अपॉन 0 टू Q बचेगा और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा Q स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू Q। तो इट विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी कैपेसिटी जो एनर्जी स्टोर्ड है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? कितनी? Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक ये फॉर्मूला है, लेकिन इस एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? देखो, जब इस पे फुल्ली चार्ज हो गया तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब कैपेसिटर पर चार्ज दिया हो और C दिया हो। ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू CV, और ये ध्यान रखना कि ये जो V है ये पोटेंशियल नहीं है, ये बैटरी का EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है क्या बात? यहां पे E मान लो, इसे V भी मान सकते हो, है ना। मैंने V लिख दिया, Q बराबर CV। तो दूसरा फॉर्मूला जो होगा एनर्जी का, वो Q की जगह क्या लिख देंगे? C स्क्वायर V स्क्वायर। Q की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से C कट जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर भी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ही हो गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? बोर्ड पे देखो कि Q इज इक्वल टू CV है, तो क्या मैं इसे CV इंटू वी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और CV को Q से रिप्लेस कर देता हूं, तो QV बाय 2 इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो Q इंटू वी, इसे कब यूज करेंगे? जब हमें चार्ज और वोल्टेज ऑन द बैटरी दिया हो। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये कब यूज करेंगे? जब हमें C और V गिवन हो। क्लियर है क्या बात? इसे कब यूज करेंगे? जब कैपेसिटर पर चार्ज और कैपेसिटेंस दी हो। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के ही हैं। तो इन्हें आप एक तरीके से ऐसे लिखते हो, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी इज इक्वल टू Q हाफ, है ना, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये सारे फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हैं, यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। तो मैं इसे साफ कर देता हूं, एनर्जी दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर की, और अब मैं बात करता हूं आपको एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है भाई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करनी है। बोर्ड पे देखो, ये यदि कैपेसिटर है और यहां पे इसका वोल्टेज EMF V है, तो यहां पर जब एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, तो हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो है, स्टोर्ड, वो कितनी है? इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लिख लो, चलो कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप, है ना। हाफ CV स्क्वायर, या चलो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C ही लिख देते हैं। क्लियर है क्या बात? अब ये एनर्जी स्टोर्ड कैसे होती है, ध्यान से देखो। अगर जो मान लिया एक कैपेसिटर की प्लेट है, एक कैपेसिटर की प्लेट ऐसे मान लो, और एक कैपेसिटर की प्लेट को आप ऐसे मान लो जैसे मैंने आपको बताया भी था, लाइक दिस। ठीक है ना। तो यहां पर तो प्लस प्लस चार्ज होगा ऐसे करके, और इधर इधर माइनस इसकी इनर वाली सरफेस पे होगा। तो एनर्जी जो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे करके है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे एनर्जी स्टोर्ड इस तरीके से है ना, यहां से लेके यहां तक। तो
आप ये डिस्टेंस डी है, व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस, बना सकते हो आप भी से, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट एंड व्हाट इज ए? ए इज द एरिया। तो मेरे को एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, तो एन वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ भाई, कितना होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम जो होगा वो होगा ये वाला वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो इसका एरिया तो ए है और डिस्टेंस डी है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? ए इंटू डी, दैट्स इट। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और जिस वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर्ड है, कितने वॉल्यूम में है? ए इंटू डी, ऐसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ए इंटू डी, ठीक है। और C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। तो बोर्ड पे देखो, वी कैन राइट डाउन दिस, 2c की जगह क्या लिख लेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी। क्लियर है क्या बात? तो d से d कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आ रही है क्या बात समझ में? और बोर्ड पे देखना, अगर जो टोटल चार्ज इस पे Q है और इस प्लेट का एरिया A है, A तो इसका एरिया है और Q इस पर चार्ज है, तो इसकी सिग्मा कितनी होगी? Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन A को हम लिख देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है U बाय V सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। क्लियर है क्या बात? ठीक है ना? अच्छा, और देखो इस पे ध्यान से, पहले इसे यहां तक कॉपी करो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कितनी होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस पे सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो मैं सिग्मा को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं। तो दूसरा फॉर्मूला जो है U बाय B का, वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख दूंगा E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एक कट जाएगा, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, है ना, जब कंडक्टर पढ़ाया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होती है, और इसे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? और ध्यान से देखो, इसकी जो यूनिट होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि जूल पर मीटर क्यूब, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के भी इक्वल भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यदि आपको ध्यान हो तो सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का होता है, ध्यान से देखना। और सेम फॉर्मूला ही ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये और ये दोनों एक ही चीज होती हैं, एक ही एक्सप्रेशन है। और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने जब आपको कंडक्टर में बताया था, सिखाया था, इस डेरिवेशन में भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है, पे देखो ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला इस ही एक्सप्रेशन से आपसे निकाल के दिखाता हूं, है ना। तो आप यहां पे हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, और इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हां भाई, फोर्स तो लगेगा ही सही। कैसे? जब आप ये देखोगे, बोर्ड पे ध्यान से देखो कि
ये एक प्लस प्लस क्यू चार्ज है, मान लिया यहां पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और यहां पर एक माइनस चार्ज है। तो क्या ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्लियर है क्या बात? तो जब आप इससे बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इसमें क्या चार्ज इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू जाता है, तो प्लेट पर जाता है, तो प्लेट के बीच में जो फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मेरे को फाइंड करना है। तो अब डिस्टेंस इसके बीच में डी है, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, देखो ऐसे करके, लाइक दिस। तो ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है कि हम इस पे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लगा दें। आ रही है बात समझ में? तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लिया ये पॉजिटिव प्लेट है, तो और इसका एरिया कितना है ए, चार्ज कितना है क्यू, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इससे किसी भी डिस्टेंस पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक सरफेस की वजह से, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। लेकिन जैसे यहां पे है ना, ये शीट है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, होगी ना होगी। लेकिन यहां पर एक शीट और रखी है, कितनी रखी है यहां पे, एक शीट इस प्रकार से भी रखी है यूं करके, और उस पे चार्ज कितना है भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो बेटा जो फोर्स होगा, यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कितना लगाएगा, Q इंटू ई। चार्ज तो माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, तो Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है भाई, Q अपॉन ए, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन ए। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 2 एप्सिलॉन नॉट ए, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स बिटवीन प्लेट्स। क्लियर है क्या बात? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के फोर्स से। इसी प्रकार से ये नेगेटिव वाली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगी, तो इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना, F से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फोर्स की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाती है। याद रखना इसे अपने। क्लियर है क्या बात? तो ये तो फोर्स आ गया। अब बोर्ड पे देखो, जब इस पे फोर्स आ गया, यदि आप किसी बॉडी पर ऐसे करके फोर्स लगाते हो यूं करके, ठीक है, और इसका एरिया ए है, तो क्या इस पे प्रेशर नहीं निकाल सकते हम? प्रेशर कैसे निकलेंगे? तो इस पे प्रेशर भी लग रहा होगा ना, तो ये प्रेशर जो लगता है इस पे, इस वाली प्लेट पे ये खींचेगा, तो जो प्रेशर लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो इसलिए इस प्रेशर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया भाई, फोर्स तो कितना है, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एरिया हो जाएगा A। बात समझ में आ रही है नहीं, ऐसे करके, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और यही एनर्जी डेंसिटी भी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, या इसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने आपको
कंडक्टर में भी सिखाया था, और इस कैपेसिटर की हेल्प से भी आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि दोनों सेम होते हैं, आप फाइंड आउट इस तरीके से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरी बात, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए थ्योरी डेवलप की है हमने, जो प्रेशर और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन ये सभी प्रकार के कैपेसिटर के लिए और सभी टाइप के कंडक्टर के लिए वैलिड होती है। क्योंकि ये सभी कंडक्टर के लिए वैलिड है, इसलिए कैपेसिटर के लिए भी वेरीफाई हम इसे कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो सबके लिए ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, या किसी भी प्रकार का कैपेसिटर या कंडक्टर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर सेम ही होते हैं। U बाय V लिखो या P लिखो, बात एक ही है। तो मैं इस पे एक सवाल भी करा देता हूं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A याद रखना है अपने को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये कॉमन क्वेश्चन है काफी। मान लिया स्प्रिंग है और यहां पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। क्लियर है क्या बात? तो ये तो स्प्रिंग फिक्स है और इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट K है। यदि आपने इसे प्लस Q और इसे माइनस Q चार्ज दे रखा है, क्लियर है क्या बात? और ये इस तरीके से अटैच्ड है, बात समझ में आ रही है? और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो यू हैव टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन as shown in figure, position as shown in figure। क्लियर है क्या बात? ये है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। मान लिया इसका ये एरिया ए है ना, वो दे नहीं रखा था मैंने, दे दिया अब इसमें एरिया ए है। क्लियर है क्या बात? तो जब आप इसे प्लस प्लस और इसे माइनस माइनस चार्ज दोगे तो ये तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा? फोर्स की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A होती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसमें यदि इलोंगेशन x रहेगा तो इसमें स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है? और व्हाट इज x? x इज द इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम। क्या होगा? Fs इज इक्वल टू F के बराबर होगा, यानी Kx इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो x की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K आ जाएगी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या बात? तो 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर मीन Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू Q रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 K। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, है ना। और प्रेशर वगैरह तो आप निकाल ही सकते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया इस तरीके से। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं शॉक बबल के बारे में। जैसे आपने सरफेस टेंशन में पढ़ा होगा, है ना, यदि एक शॉक बबल होती है ना, और इसका सरफेस टेंशन कितना है भाई? सरफेस टेंशन है इसका T मान लेते हैं। तो ये बताओ कि ये तो आउटसाइड है, आउटसाइड और इनसाइड में प्रेशर किसका ज्यादा होता है? यदि इसकी रेडियस R है तो जो इनसाइड का प्रेशर है वो आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा होता है, और 40 अपॉन R के इक्वल होता है ना, दोनों में डिफरेंस। बात समझ में आ रही है ना? और अगर जो ड्रॉप होती तो 2T अपॉन R होता है। और यदि ये शॉक बबल है
यानी कि इसकी 2 सरफेस होंगी तो 40/r होता है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात मैं आपको एक और चीज में यहां पे बता देता हूं कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में, कि यदि मान लिया आपने किसी एक स्फेरिकल सरफेस को, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि सिग्मा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, ऐसे लगेगा ना यूं करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और प्रेशर कितना लगता है बेटा, इसमें जो प्रेशर लगेगा वो मैंने अभी आपको बताया, वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगता है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर देते हैं, है ना। और लिख लेना हेडिंग ऐसे करके, लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड लिक्विड शॉप बबल। इक्विलिब्रियम का मतलब है यदि आपने एक शॉप बबल को चार्ज दे दिया Q और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और सरफेस टेंशन कितना है इसका, T है, तो आपको ये तो आउटसाइड है और ये इनसाइड है, इनके प्रेशर में रिलेशन लेकर के आना है। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो यहां तक, देन आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली। तो देखो यदि मैं इस सॉप बबल को कंसीडर करूं तो इस पे जो प्रेशर लगेंगे, प्रेशर्स जो होंगे, प्रेशर्स एक्टिंग ऑन शॉप बबल, कौन कौन से होंगे, शॉप बबल। पहला प्रेशर जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हां भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर। रिपल्शन होगा ना इनमें, रिपल्शन आउटवर्ड, बिल्कुल सही बात है, आउटवर्ड लगेगा। दूसरा जो प्रेशर होगा वो होगा सरफेस टेंशन का प्रेशर। सरफेस टेंशन का प्रेशर जो होता है वो इनवर्ड होता है। प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है क्या बात? तो सरफेस टेंशन का प्रेशर P2 मान लिया, और सरफेस टेंशन का प्रेशर क्या होगा, वो होगा इनवर्ड। क्लियर है क्या बात? और यहां पे आउटवर्ड प्रेशर है, तो ये जो मान लेते हैं आउटसाइड में प्रेशर कितना, आउटवर्ड, और आउटवर्ड तो प्रेशर क्या लगेगा, इनवर्ड लगेगा। तीसरा प्रेशर होगा P आउट, है ना, और ये लगेगा इनवर्ड। जो आउटसाइड का प्रेशर है ना बेटा, वो इसे अंदर धकेलने की कोशिश करेगा, और जो इनसाइड का प्रेशर है, चौथा प्रेशर कौन सा है, इनसाइड का प्रेशर, और वो लगेगा आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि इनसाइड का प्रेशर इसे बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन ये चार्ज्ड लिक्विड शॉप बबल इक्विलिब्रियम में है, तो इनवर्ड प्रेशर और आउटवर्ड प्रेशर दोनों इक्वल होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। सही है ना बात? तो बोर्ड पे देखो, फॉर इक्विलिब्रियम इनवर्ड प्रेशर R इज इक्वल टू आउटवर्ड प्रेशर। तो इनवर्ड प्रेशर कौन कौन लगा रहा है, इनवर्ड प्रेशर एक तो आउटसाइड का प्रेशर लगा रहा है, साथ में एक सरफेस टेंशन का प्रेशर इसे अंदर की ओर धकेल रहा होगा। तो ये तो इनवर्ड, इनसाइड इनटू द शॉप बबल जो प्रेशर होगा वो P आउटवर्ड प्लस एक सरफेस टेंशन का प्रेशर लगेगा, और इसे जो आउट करेगा, कौन करेगा, एक तो रिपल कर रहे हैं, ये प्लस प्लस चार्ज इसे रिपल करेंगे, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा आउटवर्ड, प्लस दूसरा ये जो इनसाइड की जो एयर है यहां पे वो भी प्रेशर लगाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ध्यान से देखो, तो PIN माइनस P आउट, यानी कि इनवर्ड का प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा हो सकता है या आउटवर्ड का, वो डिपेंड करता है PT अपॉन PR पे। तो P इन माइनस P आउट जो होगा
वो होगा पीटी माइनस पीई, और जो सरफेस टेंशन का प्रेशर होता है वो होता है 40 अपॉन आर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना होता है भाई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इन माइनस आउट प्रेशर। क्लियर है क्या बात? लेकिन इफ, देखो ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन तो इसे अंदर को दबाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसे बाहर दबाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इन और आउट प्रेशर डिफरेंट हो सकते हैं, बट इफ इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, यानी कि पी इन और पी आउट यदि बराबर होते हैं, यानी कि आउटसाइड का प्रेशर और इनसाइड का प्रेशर सेम होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, दोनों कटके के बराबर जीरो, और ये क्या जाएगा, इज इक्वल टू 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, ओके, और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन यदि बराबर हैं, तो इनसाइड और आउटसाइड एयर के प्रेशर इक्वल होंगे। और ये क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूछेगा कि फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट बबल इफ इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर आर सेम एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन यू विल फाइंड इन दिस वे। तो आउटसाइड प्रेशर मैंने आपको बता दिया, सरफेस टेंशन का भी रिवाइज करा दिया है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो बेटा आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं अभी 5 मिनट और पढ़ा दूं क्या आपको? हाँ मतलब 5 का मतलब 10 मिनट है ना, तो वो मैं करा रहा था। लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो, जब एक कैपेसिटर को आप किसी बैटरी के द्वारा चार्ज करते हो, है ना, तो जैसे मान लिया स्विच है ये, तो इस तरीके से ये कैपेसिटर है C, ये ईएमएफ है इसका E, जिसे आप V भी मान सकते हो, ये स्विच एस है। जैसे आप स्विच दबाते हो तो इस पे चार्ज धीरे धीरे चलता है, ऐसे नहीं है कि स्विच दबाया और तुरंत ही चार्ज हो गया, नहीं, इट विल टेक सम टाइम, और जो कि टाइम मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में होता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो आपने इसे स्विच को दबाया और ये चार्ज हो गया, तो इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे कितना है माइनस Q, तो ये चार्ज इस वायर के थ्रू जाता है। बात समझ में आई नहीं? तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बता सकते हो कितनी होगी? हाँ बता सकते हैं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, या 1/2 Q इंटू V, या हाफ CV स्क्वायर जूल हो सकती है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करना चाहूंगा इसमें। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, चलो बैटरी का ईएमएफ V मान लेते हैं। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये एनर्जी आती कहां से है भाई? इसके अंदर एनर्जी जो आती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जो एनर्जी होती है वो कहां से आती है? बैटरी के अंदर जो चार्ज होता है वो चला जाता है, तो इसमें एनर्जी आ जाती है। तो बैटरी के द्वारा वर्क होता है, बैटरी से चार्ज कितना निकला? Q। सो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा भाई? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी, दैट इज Q इंटू V। क्लियर है क्या बात? देखो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, बैटरी ने वर्क किया Q इंटू V, लेकिन एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई QV/2, तो बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी, जब इसमें से चार्ज फ्लो होता है तो ये मेटल के वायर होते हैं, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है बेटा, इसका कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब यहां पे चार्ज फ्लो होता है तो इस वायर के द्वारा एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेरे को यही निकालना है, यदि आपने इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया V EMF की बैटरी से, तो इन वायर के द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो लॉस ऑफ हीट या हीट प्रोड्यूस, देयरफॉर
देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड, बता सकते हो आप आसानी से, हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी भाई, वर्क डन बाय बैटरी, मान लिया इसने WV वर्क किया, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो वर्क कितना किया QV, एनर्जी स्टोर हुई हाफ QV। तो ध्यान से देखो, लो बताओ, जो हीट है H कितनी है 1/2 QV। इसका मतलब यह है कि यदि ये 100 जूल वर्क करता है, बैटरी यदि 100 जूल वर्क करती है, 100 जूल है ना, तो इसमें से 50 जूल तो हीट में बदल जाएगी, और 50 जूल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। देखो कैपेसिटर में कितनी हुई QV/2, वर्क कितना किया QV, तो आधी हीट तो प्रोड्यूस ही हो गई और आधी हीट एनर्जी में स्टोर हो गई। तो 50% एनर्जी, 50% एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। आ रही है क्या बात समझ में? तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, तो इस तरीके से पूछा, कॉपी कर लो इसे।